नमस्कार। अगस्त 1999 की बात है। उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के एक राजनेता को उनकी पार्टी ने कर्नाटक के बेल्लारी से इलेक्शन लड़ने की आज्ञा दी, परंतु समस्या ये थी कि उस राजनेता को कन्नड़ा नहीं आती थी। जब इलेक्शन की रैली शुरू हुई तो लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो इलेक्शन रैली में फ्लुएंट और निर्बाध कन्नड़ बोल रही थी। वो राजनेता थी सुषमा स्वराज। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने केवल एक सप्ताह में कन्नड़ कैसे सीखी, उनका उत्तर था कि मुझे संस्कृत पहले से आती है। मैंने संस्कृत और कन्नड़ा के सिमिलर शब्दों से शुरुआत की, तो मुझे एक बड़ी वोकेबलरी पहले से ही मिल गई। केवल उच्चारण पर काम करना पड़ा, प्रोनाउंसिएशन पर काम करना पड़ा और बहुत जल्दी ही इफेक्टिव कन्नड़ बोलने लगी। हमें अक्सर लगता है कि पूरे भारत को कनेक्ट करने वाली भाषा इंग्लिश है, जबकि ये बात सत्य से बहुत दूर है। सारे भारत में लोगों के नामों पर ध्यान दीजिए। भारत में एक डिस्टिंक्ट बात है कि हम लोगों के नाम का कोई अर्थ होता है। क्या आपने कभी ऐसे नाम सुने हैं जिनका अर्थ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता? भारत से, क्योंकि अधिकांश नाम संस्कृत में हैं, तो आप उनका अर्थ स्वतः समझ जाते हैं, वो भारत के किसी भी भाग से क्यों ना हो। जहाँ जहाँ सनातन धर्म है वहाँ वहाँ संस्कृत भाषा है या उसके ट्रेसेस हैं। हमारी संस्कृति में 16 संस्कार हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत के प्रत्येक भाग में ये 16 संस्कार एक विशेष तरीके से किए जाते हैं, जिसमें कर्मकांड हैं, देवताओं का आवाहन है, मंत्रोच्चार है और सामाजिक समावेश है। इसमें मूलतः संस्कृत भाषा का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए ये तो निश्चित है कि जहाँ भी सनातन है वहाँ संस्कृत है और थोड़ी बहुत संस्कृत इस कारण इस देश में सभी को आती है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, लक्षद्वीप से अंडमान निकोबार तक हर जगह रामायण पढ़ी जाती है। वही रामायण, वही पौराणिक कहानियाँ, वही महाभारत, वही कल्चरल हीरोज़, वही कॉमन हेरिटेज, और ये सब मेनली संस्कृत भाषा में डॉक्यूमेंटेड है। सो स्टोरी टेलिंग एंड इम्पार्टिंग वैल्यूज आर प्राइमरी सोर्स्ड फ्रॉम द संस्कृत लिटरेचर इटसेल्फ। सेम गॉड्स एंड देयर स्टोरीज दे एस्टेब्लिश दिस देववाणी इन द साइक ऑफ कॉमन इंडियन, कॉमन भारतीय। मुझे लगता है नॉन हिंदी स्पीकर्स लोगों को, स्पेशली दक्षिण भारत के लोगों को, संस्कृत के शब्दों से समस्या नहीं है। उन्हें समस्या होती है हिंदी के उन शब्दों से जो दूसरी भाषाओं से उधार लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। जैसे हिंदी में अरेबिक, पर्शियन, टर्किश और रैंडम भाषाओं के शब्द भरे पड़े हैं। एक खिचड़ी सी बन गई है जिसको समझने में दक्षिण भारत के लोगों को विशेष परेशानी होती है। वी ऑल विल बी मोर कनेक्टेड इफ यूज्ड संस्कृत एज ए लैंग्वेज ऑफ कनेक्शन, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस भारत। आपको पता होगा कि जिस भाषा को हम हिंदी कहते हैं उसी को पाकिस्तान के लोग उर्दू कहते हैं, केवल लिपि का अंतर है। द ओनली स्क्रिप्ट इज डिफरेंट। वी यूज देवनागरी लिपि एंड दे यूज अरेबिक लिपि। यदि आप अपनी भाषा में संस्कृत के शब्दों का अधिकाधिक उपयोग करते हैं तो मराठी बोलने वाला इसको आसानी से समझ लेगा, बांग्ला बोलने वाला इसको आसानी से समझ लेगा, और यही स्थिति कन्नड़, गुजराती, नेपाली, असमीज, उड़िया, सिंहला, यहाँ तक कि तेलुगु के लिए भी सत्य है। परंतु जब आप अपनी भाषा में अरबी, टर्किश, पर्शियन इन शब्दों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तब उन लोगों के लिए, स्पेशली दक्षिण भारत के या दूसरी भाषा, हिंदी के अतिरिक्त दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए इसको समझना मुश्किल होता चला जाता है। भारत में यदि किसी भाषा के रूट संस्कृत से अलग हैं, तब भी धर्म, चेतना, अध्यात्म, प्रशासन, फेस्टिवल्स, स्टोरीज, इन सब की भाषा संस्कृत रही है। तो जीवन के एक बड़े हिस्से को संस्कृत भाषा कवर कर रही है। इस कारण इस देश का हर नागरिक संस्कृत के शब्दों से परिचित है। जब भारत के संवाद की भाषा को, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को ढूंढा जा रहा था, या ये कहिए कि स्थापित किया जा रहा था, तो इस समय हिंदी और तमिल के बीच के झगड़े में इंग्लिश ने ये जगह ले ली। इससे भारतीय लोगों को सुविधा नहीं हुई, सुविधा हुई ब्रिटिश लोगों को, और या उस एलीट क्लास को जो ब्रिटिश से वेरी वेल कनेक्टेड था। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में रोटी बंदर खा गया। यहाँ पर मैं अपने जीवन की एक रिलेवेंट घटना सुनाता हूँ। जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे, कई सारे देशों के लोग थे, आपस में कैजुअली डिस्कस कर रहे थे ओवर द कॉफ़ी, तो एक भारतीय ने कहा, हमारे यहाँ सभी नामों का कोई ना कोई अर्थ होता है, तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? तो डिस्कशन इस तरह चल निकला। वहाँ पर एक श्रीलंका का मित्र भी बैठा हुआ था जिसको हम पुष कहकर बुलाते थे। उसका पूरा नाम जनरली लोगों को नहीं पता था। जब मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तो उसने कहा पुष्य कुमार गुणा विजयवर्धने। तो मैंने कहा तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? तो उसने थोड़े से कम आत्मविश्वास से कहा आई थिंक दैट मीन्स प्रिंस। उसको अपने नाम के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था।
जब मैंने उसके नाम को इलेबोरेट करके उसका अर्थ बताया तो आश्चर्यचकित रह गया। आप भी पुष्य कुमार गुणा विजयवर्धने इसको ब्रेक करके देखिए। इट मीन्स वेल नरिश्ड प्रिंस हु एनहांस क्वालिटी ऑफ द विक्ट्री। पर यह उसे नहीं पता थी। अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि वो सिंहली से इतने दूर आ चुका था कि उसे अपने नाम का अर्थ भी नहीं पता था। सिंहली जो प्राकृत भाषा से निकली है। लेकिन रोचक बात यह है कि संस्कृत के आधार पर मैं उस श्रीलंका के व्यक्ति को उसकी भाषा के शब्दों का अर्थ बता पा रहा था। अब इसी तरह श्रीलंका के क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नामों पर ध्यान दीजिए। क्या ये नाम जाने पहचाने नहीं लगते? जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ पहली बार इस दुनिया में आई है। हिंदी या उर्दू से हम उन नए शब्दों को कॉइन नहीं कर सकते, उनको जन्म नहीं दे सकते। ये हमें या तो संस्कृत में जाना पड़ेगा या इंग्लिश और दूसरी भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जर्मन लोगों को इन भाषाओं का सहारा नहीं लेना पड़ता, और बहुत सारी यूरोपियन भाषाओं को भी ऐसा नहीं करना पड़ता। टेक्नोलॉजी चाइनीज़ में भी डेवलप हो रही है, हिब्रू में भी विकसित की जा रही है, जापानीज़ में भी विकसित की जा रही है। आखिर हमारे लिए टेक्नोलॉजी के लिए एक दूसरी भाषा पर निर्भरता क्यों? ये सभी देश टेक्नोलॉजी या उसके शब्दों के लिए इंग्लिश भाषा पर निर्भर नहीं है, और इंग्लिश अपने आप में ही लैटिन और ग्रीक भाषाओं से शब्द ड्राइव करती है। द पॉइंट इज a language which has limited thinking capabilities and intellectual prowess will lead to limited growth। भारत में संस्कृत के पास वो क्षमता है, बस हमें आवश्यकता है उसके उपयोग की। हिब्रू लगभग मृतप्राय भाषा थी, ऑलमोस्ट डेड लैंग्वेज अप टू 1948। 1948 में जब इजराइल देश की स्थापना हुई तो इसको पुनर्जीवित किया गया। आज उस भाषा में विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, और इस सब का विकास किया जा रहा है। एंड दिस इज अनपैरेलल इन द वर्ल्ड। एक समय विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति ओटोमन अंपायर के दिन पर दिन कमजोर होने के बाद आधुनिक टर्की के फाउंडर कमाल मुस्तफ़ा अतातुर्क ने समझा कि उन लोगों की दुर्दशा का मुख्य कारण वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और भाषा की दुर्दशा है। तो उसने 1928 में अपनी भाषा में बड़े बड़े रिफॉर्म किए, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया टर्किश में। लेकिन मुख्य बात यह है कि उसने अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अतातुर्क emphasized the importance of the Turkish language in all aspects of public life, including education, administration, media. He wanted to ensure that Turkish was the language of communication among the citizens of newly founded Turkish Republic। और परिणाम स्वरूप टर्की फिर से एक सम्माननीय शक्ति के रूप में उभरा। तथ्य यह है कि एक राष्ट्र केवल राजनीतिक शक्ति के आधार पर यूनिफाइड नहीं रखा जा सकता। उसके लिए राजनीति से बड़ी कोई शक्ति चाहिए होती है, जैसे भाषा या संस्कृति। और हमारे पास तो ये दोनों ही हैं, संस्कृत भी और संस्कृति भी। आइए संस्कृत को फिर से अपनी चेतना में स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि वो पौधा जिसमें विशाल वट वृक्ष बनने की संभावना हो, यदि अपनी जमीन से कट जाए तो बहुत अच्छा करेगा तो भी केवल बोनसाई बनेगा, एक शो पीस। ना तो उस पर पक्षी घोंसले बनाएंगे, ना वो किसी को छाया दे सकता है, और ना ही वो किसी और काम का होगा। आपका इस विषय में क्या विचार है? कमेंट्स करके बताइए। यदि आप सहमत हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ पक्ष मिसिंग हैं तो भी कमेंट करके बताइए। बात होगी तो समाधान भी निकलेगा। धन्यवाद।